शिल्पी, फिर से स्कूल के लिए लेट होना है क्या? और वो आदि और तेरा डिब्बा तैयार किया तूने? जल्दी कर जल्दी। शिल्पी, जल्दी आ, लेट हो रहा है स्कूल को। चल 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 जल्दी आ जा। बाय बेटा, स्कूल में अच्छे से। हाँ बाय। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ, नहीं तो टीचर से मार पड़ेगी। आ जाओ 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 चलो। देख के चल ना, दिखाई नहीं देता क्या इडियट। स्टैंड अप। ये क्या लगाया तूने? लिपस्टिक लगाया है? स्कूल में लिपस्टिक लगा के आते हैं? जाओ जाके पोंछ कर आओ। तुम सब पढ़ाई करो। शिल्पी, शिल्पी बाहर आ। मामी मैंने कुछ नहीं किया। कंटाला है मेरे को तेरा। तेरे को घर दिया, खाने को देते हैं, इतना बहुत नहीं है कि तेरे लिए जबान चलाती है मेरे सामने। बाबा मत मारो ताई को। रोल नंबर 23, शिल्पी। Everyone clap for Shilpi. She has scored first in all subjects in first semester. Very good. वाह यार, फर्स्ट रैंक, कांग्रेट्स। थैंक यू। टीवी समोर हूं ना, बाजू बैठ। अरे किचन में तेरा काम हुआ कि नहीं? बस कर रही हूँ। 12 बजने वाले, जा पहले काम खत्म कर। टीनेज, किशोर अवस्था, जीवन का वो पहलू जब इंसान अपने आप को बचपन और जवानी की सरहद पर खड़ा पाता है। अचानक मन में अपने, पराये, समाज, अपेक्षा, अहम और इन जैसी कई बातों के प्रति नई जागरूकता का निर्माण होता है। शिल्पी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। कभी वो स्कूल जाने में झिझक रही थी तो कभी घर आने में संकोच कर रही थी। शिल्पी की इस व्याकुलता, इस बेचैनी की वजह क्या सिर्फ किशोर अवस्था का ये पड़ाव था या फिर कुछ और? 24 घंटे हो गए साहब, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? जी, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। क्या नाम है इसो? शिल्पी। बस मेरी भाई और बहनी के साथ रहती है। आज तुम्हें जब फोन किया। दादा कैसे हो? घर में सब ठीक है?
एक बार शिल्पी से बात करा दो। अगर शिल्पी वहां नहीं है क्या? क्यों? काय साला? पद्मा, ये तेरी बेटी ना गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। तेरी बेटी ने ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा। दादा वो घर से नहीं भाग सकती। दादा ढूंढो उसे, उसको कुछ हो ना जाए। अरे पद्मा, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ मैं। आपने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए पुणे क्यों भेजा? आपकी बातों से तो नहीं लगता कि आपके भाई भाभी इस बात से खुश थे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। रास्ता नहीं था मतलब? उसको बचाने के वास्ते। किस चीज से बचाना चाहती थी आप उसे? मेरे पति से उसको बचाने के लिए दूर भेज दिया था शिल्पी को। बेटी को हाथ मत लगा। शिल्पी भाग! शिल्पी जा! तू भगाया उसे? पति को झूठ बोला था। मेरे पति की मार से अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैंने उसे अपने भाई के वहां भेज दिया। मेरे पति को भी ये बात नहीं पता कि वो घर से भाग गई है। करता क्या है आपका भाई? क्या वो सच में आपकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था? जानती हूँ साहब, ये आसान नहीं था, पर भाई मेरी मजबूरी समझता है। यही मेरे लिए बहुत है साहब। रहता क्या है आपका भाई? उसका एड्रेस लिखवा दीजिए। लास्ट टाइम शिल्पी को कब देखा? साहब उसको हमने कल रात में देखा था। सुबह से गायब है वो। जब आप लोगों को पता है कि बच्ची गायब है तो अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? हाँ साहब, हमें लगा कि वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। हाँ साहब, हमको तो बोलकर गई थी कि जल्दी सोने जा रही हूँ। क्या पता था कि रूम से ही भाग जाएगी। साहब, हमें तो सुबह ही पता लगा कि वो घर से गायब। हमें लगा कि अपनी माँ के यहाँ गई होगी। मैं ताई को फोन करने ही वाला था कि ताई का फोन आ गया। दादा घर में सब ठीक है? एक बार शिल्पी से बात करा दो। पद्मा, ये तेरी बेटी ना गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो आपका मतलब है कि शिल्पी अपनी मर्जी से घर से गई है? जी सर। जी साहब। मात्रे सब पूरे घर अच्छे से देखो कुछ मिलता है क्या? कांस्टेबल। सर ये देखिए। ये नोटबुक वॉशरूम के आईने के पीछे छुपाई गई थी। ध्रुव, आप किसी ध्रुव को जानते हैं? नहीं सर। तुम्हें ओळखता का? नहीं। सर, शिल्पी के कमरे के कपड़े, बैग और पैसे सब कुछ वैसा ही है। और ये नोटबुक जो उसने इतना संभाल के बाथरूम में छिपा के रखा था, उसे ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएगी। सर, हो सकता है कि शिल्पी कुछ टाइम के लिए घर से बाहर गई हो और फिर वापस आने वाली हो। और उसे रास्ते में कुछ हो गया। पड़ोसियों से पूछताछ करो कि आसपास कोई ध्रुव रहता है क्या, और इस फैमिली का आपस में रिश्ता कैसा था। और ये भी पूछना कि शिल्पी को किसी लड़के के साथ आते जाते किसी ने देखा है क्या। साहब, कल रात में तो ऐसा कुछ नहीं देखा साहब, और ना ही सुना। अच्छा एक बात बताओ, ये ध्रुव नाम का लड़का कोई रहता है आसपास? ध्रुव नाम का? नहीं साहब, इधर कोई नहीं रहता। ये जो शिल्पी के मामा मामी है पुष्कर और रेखा, इनके आपस में संबंध कैसे थे? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा? हम लोग तो ज्यादा घुसते नहीं थे साहब, पर हमेशा दोनों परेशान ही रहते थे उससे। क्या बोलते थे उसको कि गंदी लड़की है वगैरह वगैरह। ये उम्र में तो सब बच्चे ऐसे ही होते हैं साहब। ऊपर से उसका मामा बहुत कड़क आदमी था साहब, जब देखो चिल्लाता रहता था। मतलब मामा और मामी के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे? रेखा का तो हमेशा से वही रोना ही साहब, लड़की बोझ है, इतना खर्चा होता है। अच्छा किसी ध्रुव नाम के लड़के को जानती हो? नहीं साहब। साहब, हमें फिक्र थी उसकी, तभी टोकते थे उसको। हाँ साहब, एक तो दूसरे की बेटी, जिम्मेदारी तो हमारी थी। कल का दिन कुछ ऊंच नीच हो जाता, लोग तो हम ही से पूछते। देखो साहब, आप लोग भी तो हम ही को पूछ रहे हो। शी बाबा, किसी को ना मदद ही नहीं करना चाहिए। एक तो मदद भी करो और आरोप भी लो। इसीलिए साहब हम पहले से उसके साथ थोड़ा कड़क रहते थे। शिल्पी को भी पता था कि मामा मामी उसके भले के लिए बोलते हैं। मतलब ताई से पूछ लो, ताई कभी उसने कोई तकरार की? हमें पता चला कि शिल्पी लोगों में बहुत ही कम घुलती मिलती थी, बहुत कम बात करती थी। ऐसा क्यों? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। अब सिर्फ मेरी बेटी को ढूंढ दो साहब। देखिए आप शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सर? मात्र इस उम्र के बच्चों के घर से भागने के केसेस बहुत हैं, और शिल्पी के घर परिवार में भी काफी प्रॉब्लम्स थे।
अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि भाग गई। तुम उसके स्कूल जाके पूछताछ करो, देखो वहां कोई ध्रुव है क्या। सब मैं शिल्पी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कुछ इश्यू चल रहे हैं उसके साथ। क्लास में भी कुछ ध्यान नहीं था, लेकिन पढ़ाई में सबसे ज्यादा थी आगे। किस तरह के इशू थे उसकी लाइफ में, क्यों परेशान रहती थी? वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप गायत्री मैम से पूछ लीजिए, वो शिल्पी की क्लास टीचर है, उन्हें ज्यादा पता होगा। बड़े होने की काफी जल्दी थी उसे। पर कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके घर में कोई टेंशन भी है। बहुत बार बुलाया मैंने उसके घर वालों को, पर कोई नहीं आया। हेलो, मैं शिल्पी की क्लास टीचर मिसेस गायत्री बात कर रही हूँ। आप शिल्पी की मामी बोल रही हैं? हाँ मैं उसकी मामी बोल रही हूँ। बोलिए। आपको अभी यहाँ आना पड़ेगा, शिल्पी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मैडम, अभी काम छोड़ के उधर कैसे आऊँ मैं? आप भी हम लोग उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो कम है क्या? अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शिल्पी को संभालना भी तो आपकी ड्यूटी है, वरना हाथ से निकल जाएगी। उसको संभालना हमारा काम है, वो हम देख लेंगे। आप अपना काम करो। ठीक है जी। शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, हर चीज में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, पढ़ाई में आगे, हर बार टॉप करती है। इतने सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उसे। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है वो। इनफैक्ट मेरे अंडर ही ट्रेनिंग ले रही थी। पता नहीं क्या हुआ, सब अचानक बंद कर दिया। मैंने उसे भी कहा था स्पोर्ट्स में करियर बना सकती हो, लेकिन उसे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना था और इसीलिए आपको शिल्पी पे गुस्सा आ गया। नहीं गुस्सा नहीं, निराशा हुई। इतना टैलेंट पढ़ाई करके वेस्ट हो रहा है। एनीवे, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा काम है गाइड करना। शिल्पी तो बहुत अच्छी है अंकल, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। अच्छा छवि, एक बात बताओ, किसी ध्रुव नाम के लड़के को जानती हो जो तुम्हारी क्लास में है? अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हारी फ्रेंड शिल्पी को जल्दी ढूंढ लेंगे। जानती हो किसी ध्रुव नाम के लड़के को? अंकल, ध्रुव और शिल्पी के बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। वो 10th स्टैंडर्ड में है, 2 साल सीनियर है वो हम सबसे। हाँ सर, मुझे पता है शिल्पी। सिर्फ पता है, अच्छे से जानते हो? क्योंकि शिल्पी के कमरे में हमें ये नोटबुक मिली है, इसमें तुम्हारा नाम है। हाँ सर, वो हमेशा मुझसे बात करने को ट्राई करती थी, पर मैं उसे भाव नहीं देता था। बच्ची है सर वो। सर अभी तो देख के ऐसा लगता है कि शिल्पी घर से भाग गई होगी, शायद मामा के कड़क स्वभाव की वजह से या फिर स्कूल टीचर की कंप्लेंट की वजह से। या सर ये भी हो सकता है कि वो ध्रुव से एक तरफा प्यार करती हो और ध्रुव से पसंद ही ना करता हो। शिल्पी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, उसके घर के आसपास के एरिया में अच्छे से पूछताछ करो, ट्रेस करने की कोशिश करो कि वो कहाँ गई हो, खास करके उन रास्तों पे जो रेलवे स्टेशन और एसटी बस स्टैंड जाते हैं, कहीं शहर से बाहर ना गई। ओके सर। इस बच्ची को देखा है कहीं पे? हाँ, ही मुलगी शिल्पी ना, पहचानता साहब मैं इसको। और रात को इधर से क्रॉस हुई। ठीक से याद है ना तुम्हें? यही लड़की रात को यहाँ से गई थी ना? अरे पक्का साहब, पहचानता हूँ मैं इसको। क्या है ना, इन लोगों का स्कूल ही पीछे की तरफ है, इसलिए बहुत से बच्चों को, उनके आई बाबा को पहचानता हूँ मैं। वैसे बहुत प्यारी बच्ची है साहब, हमेशा नमस्ते करती थी मुझे, लेकिन कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे ही वो क्रॉस हुई ना साहब, वो उतने में वो आ गया। अरे वैसे सुनिए ना, आपने शिल्पी को देखा है क्या? वो यहीं पीछे स्कूल में पढ़ती है। हाँ, अभी अभी इधर ही गई है वो, स्कूल की तरफ। इस तरफ? हाँ। कौन है उसका काका या मामा है, वही आया। मुझे लगा वो आ गया है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं। अरे क्यों रो रहा है आदि? दूध कौन पिएगा? दाई चाहिए मुझे, दाई चाहिए। अगर चुप करा इसे, मेरा ना दिमाग घूम गया है। चिल्लाओ मत। अरे बेटू, ताई आ जाएगी, ताई घूमने गई है। चलो दूध पी लो। हाँ, झूठ क्यों बोला तूने? झूठ बोला मत रे। बच्चे को अंदर ले जा। क्या बोला था तूने? शिल्पी घर छोड़ के भाग गई है? तुझे आज सुबह ही पता चला? फिर तू रात को उसके पीछे क्यों गया? अब सीधे सीधे बोल कि झूठ क्यों बोला तुमने? भाई ये क्या बोल रहे हैं? पापा के वजह से लाइट चली गई, पापा के वजह से लाइट चली गई। शिखा इसको अंदर लेके चलो।
बेटा क्या हुआ था? बाबा ने ताई पे चिल्लाया, पनिश किया, इसके लिए ताई चली गई। साहब, मैंने डांटा था शिल्पी को। वो स्कूल से फोन आया था, उसके कंप्लेंट थी उसके लिए। घर से बाहर भी खड़ा किया था। अहो एक मिनट, जास्ती आराम करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये जो आपकी भांजी है ना, आज फिर कुछ तमाशा करके आई है स्कूल में। आज फोन आया था स्कूल से टीचर का। शिल्पी, शिल्पी बाहर आ। मामी मैंने कुछ नहीं किया। कंटाला है मेरे को तेरा। तेरे को घर दिया, खाने को देते हैं, इतना बहुत नहीं है कि तेरे लिए मुझे जवाब देती है, जबान चलाती है मेरे सामने। बाबा मत मारो ताई को। चल बाहर। इधर ही खड़ी रहने का, जब तक मैं ना बोले हिलने का नहीं यहाँ से, समझी? इधर ही खड़ी रहने का। अहो 20 मिनट साले, जाओ उसको अंदर बुला लो। फुकट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग अपने को ही बोलेंगे। अरे शिल्पी कहाँ गई है? शिल्पी नहीं है बाहर, मी भगोरी है तो। क्या? पता नहीं कहाँ हो गया। मत रे, क्यों चले रहा? चल। अरे साहब, मुझे पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? अगर पकड़ना ही है तो शिल्पी के बाप को पकड़ो, रवि को। रवि को तो कुछ नहीं पता, तू बता, तू क्या छुपा रहा है? साहब, शिल्पी के स्कूल से फोन आया था। वो लोग कंप्लेंट कर रहे थे उसकी, तो रेखा ने घबराकर ताई को फोन किया, लेकिन ताई भी घर पर नहीं थी। पद्मा घर पे नहीं है, क्यों परेशान कर रही है? परेशान मैं नहीं, परेशान तुम्हारी बेटी ने कर रखा है हमें। शिल्पी, वो वहां क्या कर रही है? अपनी बीवी से पूछो, हमारे मत्थे तो छोड़कर गई है उसे। अब तो उसके स्कूल से कंप्लेंट भी आ रही है। बोलो पद्मा से उसे यहाँ से लेकर जाए, समझे तुम? बता दिया तूने उसको? क्या किया? मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। वही उसको ले गया होगा। मत रे, रवि के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर इसका मतलब यह हुआ कि उसे घर से भागे हुए काफी टाइम हो गया। लेकिन अगर सर वो वाकई घर से भागी है तो अभी तक उसे घर आ जाना चाहिए। लेकिन इस तरह अकेली लड़की, सर शायद कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। या सर ये भी हो सकता है कि उसके मामा और उसके पापा के अलावा उसे किसी तीसरे ने गायब किया हो। तो सर ये रहे शिल्पी के बाप के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। मात्रे, ये देखो, उस रात रवि कृष्णनगर में नहीं, पुणे में ही था। और सर ये देखिए, शिल्पी के बाप ने इस नंबर पे बार बार कॉल किया है। पता करो ये किसका नंबर है और तब तक रवि की खोज जारी रखो। सर बोल, शिल्पी बोल, शिल्पी कहाँ है? बोल शिल्पी कहाँ है? साहब मैंने बोला ना आपको। कौन शिल्पी? नहीं पता मेरे को साहब। शिल्पी वही जिसका बाप रवि तुझे बार बार कॉल करता था। ऐसा साहब मेरे को नहीं मालूम। देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। हम ये भी जानते हैं कि तू लड़कियों को बेचने खरीदने का धंधा करता है। बोल साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। मात्र बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो रवि अपनी बेटी बेचना चाहता था साहब। फिर पता नहीं वो पहुंचा नहीं साहब। मेरे को जाने दो साहब। मारो मत साहब, मारो मत प्लीज। बताता हूँ साहब, प्लीज मारो मत। मैं शिल्पी को बेचना चाहता था, लेकिन क्या? कहाँ है वो? वही नहीं मालूम साहब। जब मुझे शिल्पी के बारे में फोन आया। पद्मा घर पे नहीं है, क्यों परेशान कर रही है? परेशान मैं नहीं, परेशान तुम्हारी बेटी ने कर रखा है हमें। शिल्पी,
वो वहाँ क्या कर रही है? अपनी बीवी से पूछो, हमारे मत्थे तो छोड़ कर गई है उसे। अब मैं पूना आया था उसको लेने के वास्ते, पर रास्ते में एक शराब की दुकान देखी तो मैंने पी ली। फिर पता नहीं कब साहब मैं इतना नशे में हो गया कि रास्ते में ही लुढ़क गया। उठा तो पता नहीं किधर था साहब। मैं खुद ही उसको ढूंढ रहा हूँ साहब, ताकि उसको बेच सके, उसे धंधा करवा सके। नहीं साहब, सर नहीं साहब। सर फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से रवि सच बोल रहा है। वो उसी लोकेशन पर था जहां उसने हमें बताया है। फिर भी मैंने एक टीम को रवि की फोटो के साथ उस शराब की दुकान और उसके आसपास के एरिया में पूछताछ के लिए भेज दिया है। शिल्पी कहाँ जा सकती है? 13 साल की लड़की इस तरह सबको चकमा देके कहीं चली जाए। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। पुलिस का अंदाजा सही था। आखिर इस केस में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मात्र शिल्पी है। घर से भागी हुई शिल्पी क्या परिस्थितियों का शिकार बनी थी या फिर कोई और गहरा राज था उसकी मौत के पीछे? तुम दोनों की वजह से गई हो। तुम लोगों ने मारा उसको। दाई चाहिए मुझे। सर, शिल्पी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इसे बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया है। उसके सारे पैसे वैसे के वैसे ही थे, ना रॉबरी है और ना ही रेप। मात्र हमें इस केस के हर पहलू को फिर से एग्जामिन करना होगा। शिल्पी के बाप के पास मोटिव भी था और मौका भी। मैं पूना आया था उसको लेने के वास्ते, शिल्पी को बेचना चाहता था। और सर, शिल्पी का मामा पुष्कर, वो भी तो सस्पेक्ट है। उसने भी तो पीछा किया था शिल्पी का। इतनी नफरत करता था शिल्पी से कि उसे मार दिया। मैंने शिल्पी को नहीं मारा साहब, मैं उस पर थोड़ी सख्ती करता था क्योंकि वो जिम्मेदारी थी मेरी। एग्जैक्टली, तेरी जिम्मेदारी तेरा बोझ बन गई थी। उस दिन तू वैसे ही गुस्से में था। तेरी वार्निंग के बावजूद जब वो चली गई तो तुझे और गुस्सा आ गया और उसे मार दिया। कहीं साहब मैंने शिल्पी को नहीं मारा साहब, वो भांजी थी मेरी, मेरा खून थी साहब। मैंने इतना जाके ढूंढा उसे, बात कहाँ नहीं ढूंढा, नहीं मिली तो घर वापस आ गया। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूं? अपनी बेटी को बेचने के लिए तो खुशी खुशी तैयार था तू। तब नहीं लगा तुझे कि तेरा अपना ही खून है? हो सकता है कि तेरे डर से उसने भागने की कोशिश की हो और तूने उसे मार दिया हो। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने शिल्पी को नहीं मारा। मैं तो शराब के नशे में रहता। आज शपथ, मेरे को उसके गायब होने के बारे में भी नहीं मालूम था। फिर मैं उसको कैसे मारूंगा साहब, कैसे? मात्र पुष्कर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बयान को झूठा साबित कर सके। और सर, रवि का भी यही चक्कर है। एक फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड ही हमारे पास जरिया था, लेकिन अब वो भी उसके बयान से मैच खाता है। सर, हमें इन दोनों को जाने देना होगा। ठीक है, जाने दो, लेकिन दोनों पे नजर रख। सर। मात्रे सर, उस रात शिल्पी स्कूल गई थी, राइट? उसकी स्कूल में भी तो किसी से दुश्मनी हो सकती है। हो सकती है सर। एक बार फिर से स्कूल हुआ। ओके सर। साहब, मैं स्कूल खत्म होने के बाद लॉक करके चला जाता हूँ। उसके बाद दूसरे गार्ड की ड्यूटी है। उसको पूछा मैंने, लेकिन वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन क्या? वो दूसरा गार्ड है ना, सोते रहता है। उसकी कंप्लेंट भी मैंने की। अब उसके सोते समय वो बेचारी आके गई होगी तो कुछ पता नहीं साहब। बहुत अच्छी लड़की थी साहब। अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ, नहीं तो टीचर से मार पड़ेगी। आज जाओ। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी साहब। सबके माँ बाप आते थे, लेकिन वो बेचारी हमेशा अकेली। ठीक है, चलो। बिलीव नहीं होता शिल्पी। अच्छा, स्कूल में ऐसा कोई है जो शिल्पी के साथ ऐसा कुछ कर सके? आप तो उसकी क्लास टीचर थी, आपको तो पता ही होगा। देखिए, आप जो भी उसके बारे में जानते हैं हमें बता दीजिए। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की। वो स्पोर्ट्स टीचर सुगम पाटिल, वो शिल्पी पे गुस्सा था। वो शिल्पी को ट्रेन कर रहा था, उसे नेशनल लेवल तक ले जाना चाहता था, पर शिल्पी ने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी। बस यही बात, इसी बात पे गुस्सा था सर। सुगम पाटिल, स्पोर्ट टीचर। यस सर। छवि,
बेटा रोना बंद करो, ठीक से बताओ तुम किसके बारे में बता रही थी? अंकल, नैना शिल्पी से बहुत जलती थी। देख के चल ना, दिखाई नहीं देता क्या इडियट? वो शिल्पी हमेशा फर्स्ट आती है ना, इसलिए नैना उसको हमेशा बुली करती थी। कभी उसको धक्का दे देती थी तो कभी उसका खाना गिरा देती थी, लेकिन शिल्पी ने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया और नैना हमेशा उसके बारे में झूठ झूठ बोलती थी, गंदी गंदी बातें फैलाती थी। ये नैना ने लिखा था। और अंकल, नैना ने एक बार शिल्पी को स्टोर रूम में बंद भी किया था क्योंकि उसे पता था कि उसे डर लगता है। आई! दरवाजा खोलो! तुम्हें कैसे पता कि ये सब नैना ने लिखा है? तुमने देखा था उसे लिखते हुए? नैना स्कूल हॉस्टल में रहती है, हम दोनों रूममेट्स हैं और वो हमेशा कहती थी कि वो शिल्पी को नहीं छोड़ेगी। अच्छा छवि, एक बात बताओ, जिस दिन से शिल्पी गायब हुई, मतलब जिस दिन से वो स्कूल नहीं आ रही है, उसके पहले वाली रात से नैना तुम्हारे साथ थी? हाँ, सिर्फ 10 बजे को वो बाहर गई थी चुपके से, हमेशा की तरह। तो तुम शिल्पी को सताती थी? नैना, सर कुछ पूछ रहे हैं ना? इतना हेट करती थी कि मार दिया उसे? नहीं सर, आई स्वेयर टीचर, मैंने नहीं मारा। तो फिर उस रात तुम हॉस्टल के कमरे से बाहर क्यों निकली थी? नैना, कुछ पूछ रहा हूं मैं, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम्ही ने शिल्पी का खून किया। नहीं सर, उस रात मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी स्मोक करने। रोज जाती हूँ, बॉयज हॉस्टल के कुछ लड़के हैं, उनके साथ। सिर्फ स्मोक करने निकली थी? यस सर। अच्छा, उस रात तुमने शिल्पी को देखा था क्या? यस। ये शिल्पी इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? अच्छा ही हुआ, आई एम गोना बैश इट। अरे नैना, बैठ नैना, क्यों झगड़ा करना है? तो फिर उन्होंने तुम्हें रोक लिया? यस सर। साबित कर सकती हो इस बात को? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने तुम्हें उकसाया हो और उनके साथ मिलकर शिल्पी को। नहीं सर, आई स्वेयर मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे शिल्पी को कुछ करने भी नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीनियर की गर्लफ्रेंड थी ना, और मेरे सारे फ्रेंड्स उसके भी फ्रेंड्स हैं और वो सब उसी के क्लास में। कौन सीनियर? ध्रुव 10C में है। ध्रुव? वो ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी? यस सर। हमें तो लगा कि शिल्पी को ध्रुव अच्छा लगता था और ध्रुव तो उसे पसंद भी नहीं करता था। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव तो शिल्पी के पीछे पागल था। उस दिन बायोलॉजी लैब में उसने शिल्पी का नाम लिखा था यहाँ शोल्डर पर नाइफ से, सिर्फ शिल्पी को इतना प्रूव करने के लिए कि वो उसे कितना लाइक करता है। क्या ये? लाइक करता था, लव करता था। वो स्कूल में उसकी जितनी अच्छी लड़की कोई नहीं थी। शी वॉज गुड टू एवरीवन, पर फिर भी बेचारी हमेशा सैड रहती थी। पर उसने कभी किसी को हेट नहीं किया। और स्कूल में एवरीवन इज स्टूपिड, इसलिए हमने किसको भी नहीं बताया। हम छिपकर मिलते थे, वो भी कभी कभी, क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। यार हम कभी कभी मिलते हैं और जब मिलते हैं तब तू पढ़ती ही रहती है। सॉरी, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। पता है मिस ने मामा को कंप्लेन कर दी है और घर में सब लोग बहुत गुस्से में हैं। प्लस मैं पढ़ पढ़ के इतना सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ को उस घर से बाहर निकाल सकूँ और एक नई लाइफ दे सकूँ। तू होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी। बता कौन सा चैप्टर है? एंड नाउ शी इज गॉन, पर अब भी आई लव हर। अच्छा, स्कूल में ऐसा कोई था जिसे नफरत थी शिल्पी से? वो नैना? शिल्पी की मौत से उसे कुछ? वो साइको है, वो कुछ भी कर सकती है। पर अगर उसने कुछ किया होता मेरे फ्रेंड्स मुझे बता देते कि वो मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ही घूमती है। और वो तुम्हारा स्पोर्ट टीचर सुगम, वो? सुगम सर को शिल्पी पे गुस्सा तो था। इनफैक्ट उसने मुझे एक बार बताया भी था कि वो उसके घर पहुंच गए थे। ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ साहब,
घर आया था। काय ना, अभ्यास तर तिचा चालूच आहे. अब जरूरी थोड़ी ना कि फर्स्ट आना है. तो मैं कह रहा था कि उसे स्पोर्ट्स पर फोकस करने दीजिए. शी इज व्हेरी गुड इन स्पोर्ट्स. विश्वास ठेवा माझ्यावर. पुढे जाऊन ती चॅम्पियन होईल. देखिए सर, इसकी जिम्मेदारी है हम लोगों पर, और यहाँ ये पढ़ने आई है, तो इसलिए स्पोर्ट्स वोर्ट्स यहाँ नहीं चलेगा. आप जाइए यहाँ से. नहीं चलेगा मतलब? मी स्वतः तुमच्या घरी आलो आणि तुम्ही असं बोलताय. आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है उसके ऊपर, कितना टाइम वेस्ट किया है. टाइम वेस्ट? अरे उसके पैसे मिलते हैं तुम्हें, वो फर्ज है तुम्हारा. क्या फर्ज है मेरा? और क्या पैसे क्या? हाँ, अरे एक एक कॉन्टैक्ट मैंने यूज किया है उसको स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए. अगर आगे नहीं जाना था तो बोल देते ना, मैं किसी और स्टूडेंट को दिला देता. मैं क्या वेड़ा है? कहाँ वेड़ा है? बस बहुत हुआ. अब इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकता तू. मैं ना तेरी कंप्लेंट करूंगा स्कूल में. अरे नौकरी चली जाएगी तेरी. अरे चल निकल यहाँ से. निकाल. ब्लडी हेल, ये क्या तरीका है बात करने का? छोड़ूंगा नहीं तुमको, याद रखना, समझे? बहुत मेहनत की मैंने, सब खराब. छोड़ूंगा नहीं, छोड़ना नहीं तुम्हारा. निकाल. बहुत अजीब सा था, पहली बार कोई ऐसा टीचर देखा था साहब. तो फिर आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब साहब, स्पोर्ट्स के लिए कोई खून वून थोड़ी ना करेगा. कितनी छोटी छोटी बातों पर लोग खून कर देते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं. हाँ, मैं था गुस्से में, म्हणून गेला थोड़ा कंट्रोल, म्हणून झाली बाचाबाची. ये सब तो होता रहता ना सर. उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने उसका खून किया. आई एम अ टीचर, नॉट अ क्रिमिनल सर. अच्छा, ये देखो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक. पिछले स्कूल में तुम पे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगने वाला, किसी तरह रेजिग्नेशन देकर बच निकले. बकवास, सब बकवास है सर. हाँ ना सर, कुछ साबित भी नहीं हो पाया. स्टूडेंट को रेसलिंग सिखा रहा था, बाय मिस्टेक टी शर्ट फट गई थी. उसमें मेरा क्या कसूर? और बाय द वे उस लड़की ने कंप्लेंट भी नहीं की थी. तो दूसरा एक कोच होता, जलता था मुझसे, उसने कंप्लेंट की थी. और हाँ, मुझ जैसे शरीफ टीचर पे इल्जाम लगाने के बजाय उस अनपढ़ वॉचमैन को क्यों नहीं पकड़ते आप? क्या नाम है उसका? रमन. शिल्पी पे बुरी नजर थी उसकी, उसे घूरता था हमेशा. अरे शिल्पी, बेल बज गया, चलो जल्दी जाओ. ठीक है, जब तक हम ना कहें शहर से बाहर मत जाना, और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे. अच्छा अमन जी, ये वॉचमैन रमन का नेचर कैसा था? शिल्पी के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्वीट था ये? उसे कुछ फॉलो करता था ये? देखिए, वो तो सबसे अच्छे से बात करता है. इज वेरी केयरिंग फॉर स्टूडेंट्स. हाँ, कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो शिल्पी के लिए एक्स्ट्रा स्वीट है. वैसे तो हमारे वॉचमैन अंकल बहुत अच्छे हैं. हाँ, लेकिन वो कभी कभार शिल्पी को उसके घर तक फॉलो करते थे. देख रमन, जो कुछ भी जानता सच सच बता दे, वरना अगर मैंने अपने तरीके से पूछा ना. आप आरोप लगा रहे हैं, मुझ पे आरोप लगा रहे हैं साहब. फिक्र थी साहब उसकी. मैंने पहले ही बोला ना आपको साहब कि उसके घर वालों को उसकी जरा भी नहीं पड़ी थी. मेरी भी एक बेटी थी साहब, शिल्पी जैसी. मार डाला किसी हैवान ने उसको. और मुझे डर था साहब कि कहीं शिल्पी के साथ भी ऐसा कुछ होना चाहे, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान देता था उसके पीछे. 13 साल की एक मासूम लड़की, लेकिन अनगिनत संदिग्ध जिनके पास उसे नुकसान पहुंचाने की अलग अलग वजह भी थी. और हैरानी की बात तो यह थी कि इनमें से कई लोग उसके अपने परिवार वाले और स्कूल के अध्यापक थे. वही लोग जिन पर शिल्पी की सुरक्षा का जिम्मा था, आज उन्हीं लोगों पर भक्षक होने का संदेह किया जा रहा था. और वॉचमैन रमन सर, उसका बैकग्राउंड चेक किया है, वो सच बोल रहा है. उसकी वाकई एक 14 साल की लड़की थी जिसका रेप करके मर्डर कर दिया गया था. तो अब बच्चा शिल्पी का मामा पुष्कर और शिल्पी का बाप रवि, दोनों के पास मोटिव भी था और मौका भी. फिर सुगम, वो स्पोर्ट्स कोच, वो लड़की नैना, और आखिर में शिल्पी का बॉयफ्रेंड ध्रुव. सर ये रही ध्रुव की फाइल जो आपने मंगाई थी. ये बात हमने अब तक कैसे मिस की? गायत्री. और उनके खिलाफ तो हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला. गायत्री का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही. सर गायत्री सिंगल मदर है, अपने बेटे को लेकर काफी पजेसिव रहती है. बेटा ही सब कुछ है, लेकिन उसने हमसे एक बात छुपाई है. उसके बेटे की पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही थी, उसके मार्क्स लगातार गिरते ही जा रहे थे.
मैंने कहा था ना, कुछ ज्यादा ही शांत। लेकिन सर गायत्री अगर कुछ छुपा भी रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे इतनी आसानी से तोड़ पाएंगे। मैं जानता हूँ, हम उसके बेटे को तोड़े। सर मैंने कुछ नहीं किया। बैठो। स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी ना शिल्पी? बहुत अच्छी थी ना स्पोर्ट्स में? क्या खेलती थी? स्प्रिंटर। कमाल है, स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, जिंदगी में कहाँ पहुंच जाती ना। अगर बहुत कम लोग होते ना मन के इतने साफ, सबका ख्याल रखती थी। खैर अब तो इतना प्यार करते थे शिल्पी से, तुम्हारा इतना फर्ज तो बनता है सब सच बता दो। अपने लिए नहीं तो शिल्पी के लिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे गायत्री मैम, आप इधर कैसे? आप ध्रुव के साथ नहीं? मतलब ध्रुव तो क्लास में है ना? अरे वो पूछताछ चल रही है ना, पुलिस आई है फिर से। पुलिस आई है? हाँ। कहाँ है वो वनिता मैम की क्लास में। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। प्यार मैंने किया शिल्पी से और उसकी सजा शिल्पी को मिली। मतलब? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये? बेटा तू ठीक तो है? बैठ यहाँ। हाउ डेयर यू! मेरे परमिशन के बिना आप लोग ऐसे कैसे कर सकते? परमिशन है, स्पेशल परमिशन, क्योंकि ध्रुव की माँ यानी कि आप इस केस की मेन सस्पेक्ट है। अब खुद से सारा सच बताओगी या ध्रुव से उगलवा? ध्रुव की इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी। ध्रुव को इसमें मत इन्वॉल्व कीजिए, सब कुछ है मेरा। ये मैंने गलती की। मैंने ध्रुव को बहुत समझाने की कोशिश की, उस लड़की से दूर रहो, इसके मार्क्स कम आ रहे थे, बोर्ड एग्जाम आ रहा था, वो लड़की इसकी लाइफ बर्बाद कर देती। मैंने उसे भी समझाने की कोशिश की, मैंने उसे डराया भी, धमकाया भी कि लाइन पे आ जाए। हद तो तब हो गई जब वो ध्रुव के कमरे तक पहुंच गई। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर से भी निकाल दिया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था ध्रुव, इसीलिए मैं इधर आई। मैंने बोला ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हम दोनों भाग जाएंगे। बेटा ये तुम्हारी बुक। जब मैंने उसे वहां देखा तो इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया कि मॉम, तो इतनी रात को मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही है? हाँ? मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करने आई है तू? मॉम चुप कर! ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉप इट! मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी, मारना नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने अपने बेटे को बड़ा किया है सर। वो इंजीनियर बनने वाला है, सक्सेसफुल, अब्रॉड जाएगा पढ़ाई करने के लिए, पूरी लाइफ प्लान है उसकी। उस पीछे प्यार मोहब्बत नौटंकी मैं नहीं देख सकती अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए। सारी गलती शिल्पी की है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे संभाला तुमने एक 13 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से मार के? किसी और लड़के को पकड़ती तो बच जाती। मेरे बेटे को उसने पकड़ा। टीचर थी तुम उसकी। उससे पहले ध्रुव की मैं मां हूं। जिस उम्र में बच्चों को सहारे और संवेदना की जरूरत होती है,
उस उम्र में मानो शिल्पी को सभी ने त्याग दिया। दिल से सच्ची, मन से निर्मल और अत्यंत प्रतिभाशाली शिल्पी को कभी किसी से प्यार नहीं मिला, और जब मिला तो उसे इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यही कीमत उससे सच्चा प्यार करने वाले 3 व्यक्तियों को भी चुकानी पड़ी। उसकी मां, छोटा भाई आदि और ध्रुव। शिल्पी की मृत्यु और मां के कुकर्म ने ध्रुव के मन पर इतना गहरा घाव छोड़ा था जो शायद कभी न भर पाए। कहते हैं कि स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, वो मंदिर जहां गुरु किसी शिल्पकार की तरह बच्चों के भविष्य को रूप देता है। लेकिन गायत्री ने तो शिल्पी का भविष्य ही मिटा दिया। हमसे जुड़े अलग अलग लोगों के प्रति हमारे अलग अलग फर्ज भी होते हैं। इस फर्ज को नजरअंदाज ना करें, इस पर किसी की जिंदगी निर्भर हो सकती है। अगले हफ्ते से देखिए क्राइम पेट्रोल, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो सावंत, पीठ पे गोली लगी है और लगता है कि गोली तकिया रख के चलाई गई है ताकि ज्यादा आवाज ना हो। सामान भी सारा बिखरा पड़ा है, अंदर अलमारी भी खुली है। ऐसा लगता है लूट प्लान करके किया गया। सिक्योरिटी के नाम पर बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, ना वॉचमैन ना सीसीटीवी। प्लान तो 100% किया गया है सावंत, मगर मकसद लूट था या कुछ और ही अभी क्लियर नहीं है। दरवाजा देखकर फोर्स एंट्री नहीं लगती। इसका मतलब किलर विक्टिम का जानने वाला रहा होगा और विक्टिम ने उसे आसानी से अंदर आने दिया होगा। तो हमेशा आपके पास एक स्पेयर की रहती है। हमेशा नहीं रहती है। जब विवेक बाबा घर पर नहीं रहते तो ये चाबी मेरे पास रहती और मैं अपना झाड़ू कटका करके चली जाती। इसका मतलब आप खुद से कई बार लॉक खोलकर अंदर जाती होंगी? नहीं साहब, मुझे मालूम था कि आज विशु साहब घर पर ही होंगे। जब मैं सुबह आई मैंने बहुत घंटी बजाई और बहुत दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने विवेक बाबा को फोन किया। हेलो विवेक बाबा, मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ लेकिन कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा। तो घर की एक चाबी आपके पास भी तो है ना? मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो अंदर से मैंने देखा। ये विष्णु का बेटा विवेक का है, उसे किसी ने इन्फॉर्म किया? हाँ साहब। बाबा कहाँ जा? रुके रुके, संभालिए 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 अपने आप को। जी मैं अकेले आ जा सकता हूँ। स्कूटर है मेरे पास 4 पहियों वाला। और तुम्हारी बहन वो कहाँ है? वो नहीं आई। क्यों? क्या वो यहाँ कभी नहीं आती थी? नहीं सर, वो नहीं आती थी यहाँ पर। उसके अलावा और कोई जो यहाँ पे आते जाता हो, इन 3 दिनों में आने वाला हो? नहीं। फौरन नफीसा को बुलाओ। सर। विवेक कोई ऐसा है जो तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा कर सकता हो? कोई दुश्मन? सर बाबा बहुत अच्छे थे और मुझे नहीं लगता उनके किसी से कोई दुश्मनी होगी। विष्णु ने पैसे कितने रखे थे घर पे? सर मुझे नहीं पता, मैं कभी बाबा की अलमारी नहीं चेक करता था। पर हाँ, लगभग 1 महीने पहले बाबा ने अलमारी से पैसे निकाले थे। उसमें करीबन 500 के 4 गड्डियां थी। बाबा, हाँ, इतने सारे पैसे सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अब देने जा रहे हो किसी को? हाँ, अरे वो एक गाड़ी फंस गई है, उसे छुड़ाना है। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? जी, बाबा का गाड़ियों का बिजनेस था। करीबन 4 गाड़ियां थी बाबा के पास। तुम आखिरी बार विष्णु से कब मिली थी? सर, जिस दिन विवेक जी यहाँ से गए थे 11 मई को। उसके बाद तुम्हारा यहाँ एक बार भी आना नहीं हुआ? नहीं सर,
उस दिन मैं यहाँ आखिरी बार आई थी। विवेक, तुम्हें याद है ना मैंने क्या समझाया था? हाँ। बिना स्टिक के लगातार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हो गई तैयारी? हाँ बाबा। अपना ध्यान रखना, वर्कशॉप के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू बाबा। अच्छा विवेक को स्कूटर पे बिठा के तुम भी घर चली जाना। विवेक तुम 15 को लौट रहे हो ना? हाँ बाबा। नफीसा तुम भी उसी दिन आ जाना। ठीक है। 3 दिन छुट्टी एंजॉय करो। तो 3 दिनों से ना तो नफीसा विष्णु से मिली और ना तुम। बची तुम्हारी बहन, कहाँ है वो? सर वो बाबा बाबा बाबा। सर चौंकाने वाली बात यह है कि विष्णु की बेटी अपने बाप के मर्डर होने पर भी नहीं आई। पक्का दोनों में जमती नहीं होगी सर। ये नफीसा भी कोई दूध की धुरी नहीं लगती। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाप बेटे में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया हो। पूरी फैमिली को क्रॉस चेक करते हैं तब जाके कुछ पता चलेगा। सर कह रहे दिनेश, आखिर विष्णु दामले को टपका ही दिया ना तू? क्या विष्णु मर गया? ए चल, मेरे सामने सरप्राइज होने का नाटक मत कर। देख मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तू पिछले ही महीने उसके ऑफिस गया था उसे जान से मारने के लिए। अरे दिनेश, अरे कितने साल के बाद मिल रहा है मेरा भाई। बैठ। विष्णु, लोमड़ी की चाल मत चल। 16 साल पहले जो हुआ था वो हम दोनों के बीच में था। अब चिल्लर के फायदे में तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तू पी के आएगा, मैं तुझे क्यों ब्लैकमेल करूंगा? हाँ तो और कौन करेगा? 2 दिन पहले मुझे एक फोन आया था। 16 साल पुरानी बात किसी तीसरे को कैसे पता चली? देख आई शपथ, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। हम दोनों एक ही नाव पे हैं। छेद हुआ तो हम दोनों डूबेंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। पर मैंने थोड़ी ना मारा है विष्णु को। ये तो तुझे और मुझे पता है ना। पर सोच, 16 साल पहले की कहानी अगर सबको पता चल जाए तो क्या होगा? अरे उस वक्त उसी के साथ मिलके तुझे ब्लैकमेल कर रहा था, अब वो नहीं रहा तो हिस्सा तो बड़ा बनता है ना। 2 लाख 2 लाख इंतजाम करके रख। पिछले महीने तो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया था। मेरे हाथ में क्या बचा? सब तो विष्णु ले गया ना। 30,000 दिए साले ने भीख में। सुन, पिछली वाली जगह पे मिलना ठीक 12 बजे आज रात को। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने मुंह खोला तो क्या होगा। सरिता जी। जी? आपके पिता की मौत हुई है, किसी ने बेरहमी से उनका कत्ल किया है और आप एक बार देखने भी नहीं आई। खास वजह जान सकता हूं? सर हमारे लिए वो बरसों पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत का शोक मना मना के हमने अपने सारे आंसू सुखा दिए। हमने? हाँ, मैं और आई। कहाँ है आपके आई? उन्हें सबसे छुट्टी मिल गई सर, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अपने बाबा के खिलाफ इतनी नफरत, आखिर ऐसा क्या किया था उन्होंने? खूनी थे वो। खूनी? किसे मारा था उन्होंने? एक बार सिर्फ एक मौका देना, एक मौका। अरे तूने जिसे मारा है क्या उनकी जिंदगी वापस आ सकती है तुझे मौका देने से? नहीं ना। हे विष्णु, मुझे ऐसे खूनी के साथ नहीं रहना है। और हाँ, आइंदा मुझे और मेरे बच्चों को मिलने की कोशिश भी मत करना। चला। शुरू था। आपने अब तक ये नहीं बताया कि किसका खून किया था आपके बाबा ने? वो सर, वो मुझे नहीं पता। आपकी आई ने कभी आपको ये बात नहीं बताई? ये तो क्या, बाबा से जुड़ी कोई भी बात आई कभी नहीं करती थी। एक तरफ विष्णु दामले की बेटी सरिता बर्वे का यह कहना था कि करीब 16 साल पहले विष्णु ने खून किया था, और दूसरी तरफ चल रहा था ब्लैकमेल का एक ऐसा खेल जहां भुवन विष्णु के 16 साल पुराने दोस्त दिनेश के खिलाफ उस राज को हथियार बनाकर उससे पैसों की मांग कर रहा था। अगर विष्णु ने सच में खून किया था तो फिर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? सरिता अपने पिता के बारे में जो कुछ कह रही थी, क्या वो सच था? विष्णु की जिंदगी का 16 साल पुराना राज क्या आज उसे इतना भारी पड़ा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? जब आप सब श्योर थे कि विष्णु जी ने किसी का खून किया है, तो फिर आपका भाई विवेक उनके साथ क्यों रहता था? सर, हमारी आई को गुजरे 2 साल हो गए। जब आई हमें छोड़ के गई तब बाबा हमसे मिलने आए।
बेटा बेटा तू चल मेरे साथ चल। अरे अब तो तुलसी भी नहीं रही, वो घर वो कारोबार सब कुछ तेरा है बेटा, चल बेटा। जो कुछ किया है ना आपने, उसी गम में चली गई आई, और ये मत समझिएगा कि आई के जाने के बाद हम कमजोर पड़ जाएंगे। बेटा मैंने कहीं नहीं जाएगा वो। ले, मुझे आपके घर आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब प्लीज जाइए यहाँ से, मेरे क्या चाहिए यहाँ से। अगर वो अपने पिता से इतनी ही नफरत करता था तो वो उनके साथ रहने क्यों गया? सर, आई की मौत के बाद विवेक मेरे ही साथ रहता था और बाबा बार बार उसे ले जाने की कोशिश करते रहे। फिर जिस दिन विवेक का बर्थडे था उस दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विवेक, हैप्पी बर्थडे टू। आपको किसी ने नहीं बुलाया? मैं तो विवेक के लिए ये 4 पहियों वाला स्कूटर लाया हूं। लो, आप रखिए इसे। आपके पाप की कमाई आपको ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। विवेक को स्कूटर की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। उसके 2 दिन बाद विवेक ने बाबा के साथ रहने का फैसला ले लिया। उसके इस फैसले ने मुझे बहुत दुखी किया, मुझे बहुत गुस्सा भी आया। और उस गुस्से में आपने अपने बाबा। आप कौन? ये मेरे पति हैं। क्या नाम है आपका? भुवन, भुवन बर्वे। तो भुवन, आपने भी कसम खा रखी थी इन लोगों की तरह अपने ससुर से ना मिलने की? नहीं नहीं साहब, इन लोगों के लिए जो भी हो, मेरे लिए तो वो पिता समान थे। बाकी थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ इसलिए उनके घर नहीं जा पाया। अभी भी थोड़ा बिजी हूँ। बरं मी काय म्हणतो, विवेक को फोन करके सामान पैक करने के लिए कह देना, मी संध्याकाळी घेऊन येतो त्याला। हाँ? सर, मैंने विष्णु दामले के अतीत के बारे में पता किया, पर ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जहां पर किसी का मर्डर हुआ हो। पर सर, जांच में एक जरूरी बात सामने आई है। क्या? विष्णु दामले के नाम पे 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था और इस इंश्योरेंस का नॉमिनी उसका बेटा विवेक दामले है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 25 लाख के चक्कर में विवेक ने अपने बाप को मार दिया हो? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद विष्णु दामले ने 16 साल पहले किसी का मर्डर किया हो, जो इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला हो, और अब जाके उसका बदला किसी ने निकाला हो। इस 16 साल पहले रहस्य के साथ विष्णु दामले अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके अतीत को अच्छे से खंगालना पड़ेगा। विवेक, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी बताया कि उन्होंने किसका खून किया था? ये सब आपको मेरी बहन ने बताया ना, बस इसी वजह से मेरी उसके साथ नहीं बनती है। सर, मुझे आई ने कभी नहीं बताया कि बाबा ने कभी किसी का खून किया था। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाबा निर्दोष थे, उन्होंने किसी का खून नहीं किया, फिर क्या वजह थी कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आई के बीच में इतना मनमुटाव था? एक्चुअली 16 साल पुरानी बात है सर। तब बाबा बहुत शराब पिया करते थे, लड़कियों की आदत थी उन्हें, कोई काम वगैरह नहीं करते थे। लेकिन बाद में वो सुधर गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने। पर आई और दीदी ने कभी उन्हें दूसरा मौका दिया ही नहीं। तो मुझे लगता है कभी कभी ठीक ही हुआ, बाबा को उन लोगों की नफरत से मुक्ति तो मिली। और नफरत तो तुम भी करते थे अपने बाबा से, मगर तुम्हारी नफरत प्यार में बदल गई। क्या वजह थी? ये 4 पहिए वाला स्कूटर या 25 लाख रुपए? बिल्कुल भी नहीं सर। सॉरी सर, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं विवेक को लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल, मगर याद रखना विवेक, पुलिस को बताए बिना तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे, समझे? इन दोनों भाई बहन में से कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। एक काम और करते हैं, आसपास के लोगों से पता करते हैं कि इनके आपसी रिश्ते कैसे थे। तुमने इनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ सर, मैंने विवेक और सरिता दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, दोनों क्लीन निकले। मर्डर के वक्त दोनों के फोन की लोकेशन विष्णु का घर नहीं था सर। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। वो क्या? सर, विष्णु दामले ने अपना घर मरने के बाद अपनी बेटी सरिता बर्वे के नाम कर दिया। जिस घर में उसने कभी कदम नहीं रखा, अब उस घर पे दावेदार है। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस भाई बहन के एंगल को और चेक करते हैं। आ जाओ। क्या बोली तू पुलिस को? अपने बाबा के खिलाफ किसी से भी मैं कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। पुलिस ने इस बारे में पता लगाना शुरू कर दिया था कि विष्णु का अपने बेटे विवेक के साथ कैसा रिश्ता था। साहब,
मैं और विष्णु दोनों साथ में ड्राइवर का काम करते थे। उसके बाद उसने ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। गाड़ियाँ भाड़े पे चलती हैं सब। बहुत मेहनत की साहब उसने, सब अपने परिवार के लिए। अपने बेटे से बहुत प्यार करता था वो। उसने तो साहब अपने बेटे के लिए अपने खर्चे में कटौती करके केयर टेकर भी रखी थी। जब मैं सुबह 9 बजे आती थी तो विष्णु जी चले जाते थे, और जब रात को 9 बजे वो आते थे तब मैं चली जाती थी। दोनों को साथ में कम देखा है मैंने। अच्छा, सबसे ज्यादा वक्त विवेक के साथ आप रहते थे, कभी कुछ बोला उसने अपने बाबा के बारे में? वो हमेशा अपनी आई को बहुत मिस करता था, हमेशा उन्हीं की बात किया करता था। साहब, विवेक उसके बाबा में बहुत अच्छे रिश्ते थे। 1 साल पहले बहुत बवाल हो गया था उन दोनों में। किसके? विवेक और उसके बाबा विष्णु के बीच में? हाँ साहब, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन विवेक का जन्मदिन भी था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए। न्यू ब्रांड लैपटॉप उस दुकान में सबसे महंगा वाला था, वो खरीदा तुम्हारे लिए। आपको क्या लगता है आप अपने महंगे तोहफों से खरीद लोगे मुझे? मैं यहाँ पर आपके पास रहने आ गया हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया है। सुना आपने? और साहब, एक बार तो बहुत कुछ हो गया था बाप बेटे के बीच में, और विवेक तो सुसाइड भी करने वाला था। विवेक, तुम अपने बाबा के सपोर्टर तो बनते हो, मगर हमें मालूम है कि तुम उनके साथ खुश नहीं थे। सच बताओ विवेक, इतने सालों के बाद अपने बाबा विष्णु के पास जाने की असली वजह क्या थी? सर, वो मैं अपनी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। दीदी, एक रोटी देना। हाँ, लाई। एक क्यों? 2 ले ले, 4 ले ले, ये ले मेरे प्लेट में की भी ले ले, 10-20 ले ले, आराम की है ना। तेरा बाप तुझे लेने आया तो तू गया क्यों नहीं? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आने दो आज भुवन को, आज बात करती हूँ उससे। इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, उनकी जगह कोई और होता बिल्कुल ऐसे करता। ये फैमिली ड्रामे के लिए और भी टाइम मिलेगा, मगर पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दो। विवेक दामले, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? मैं सर, वो क्यों की थी? मैं अपने बाबा के पास रहने तो चला गया था सर, लेकिन अपने दिल से नफरत नहीं हटा पाया उनके लिए। वो मुझे प्यार से बुलाते रहे बात करने के लिए, लेकिन लगभग 1 साल मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं लाचार था, बेसहारा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था मैं, और इस सब से डिप्रेस होकर मैंने अपने जन्मदिन के अगले दिन सुसाइड करने की कोशिश की। बाबा, आप जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाइए यहाँ से। आप मुझे सुनाने आए हैं कि मैंने सुसाइड करके कोई गलती की है? हाँ, मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाने आए यहाँ पे। कौन कहता है तुम कमजोर हो? कौन कहता है? कमजोरी शरीर की नहीं होती, कमजोरी दिमाग की होती है, और दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए जिंदगी में कुछ मकसद होना चाहिए। तो बेटा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम ये कंप्यूटर। बाबा प्लीज, नहीं, ये मुझे नहीं चलाना था। मैं पैसे कमाना जानता हूं, लेकिन अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम अकाउंट जानते हो? तो मेरा एक दोस्त है, मैंने बात की उससे, उसका अगर अकाउंट संभालोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे तुम्हें। देख बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम तुम करोगे और साबित करोगे कि तुम कमजोर नहीं हो, ताकतवर हो। सॉरी बाप। अरे सॉरी। अरे रोते नहीं बेटा, रोना नहीं। मैं मानता हूं सर कि मेरी आई और दीदी ने मुझ जैसे अपाहिज को सहारा दिया, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाया। उन्होंने जितना किया मेरे लिए, उससे मेरे दिल में उनके लिए नफरत भी कम होती चली गई। कहानी बनाना और उसे कन्विंस करने के लेवल पर सुनाना तो कोई तुमसे सीखे विवेक। चलो माना कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से वहां पर गए, अपने पैरों पर खड़े हुए, तो फिर अब कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट? वापस आ गए अपनी बहन के घर? मैं यहां पर फ्री में नहीं रह रहा हूं सर। पूरे 20,000 रुपए दिए मैंने जीजा जी को, वो भी अपनी कमाई के, और बाबा के इंश्योरेंस के पैसे आती वो भी मैं उन्हें दे दूंगा, ताकि ये लोग अपना घर बना सके। हमें नहीं चाहिए वो पैसे। क्यों चाहिए होंगे? एक घर तो वो ऑलरेडी आपके नाम कर गए हैं। जिस घर में वो रहते थे वो घर वो आपके नाम करके गए हैं। मैं उस घर में पैर भी नहीं रखूंगी, तो वो जिससे शादी करने वाले थे उसी को दे दे। शादी करने वाले थे? किससे शादी करने वाले थे? इस उम्र में दूसरी शादी करने वाले थे। ये कहानी सच्ची है विवेक, या हमें घुमाने का कोई नया हाथ कंडा है? हाँ सर, करना चाहते थे वो शादी, इसमें बुराई भी क्या है? तू पागल है? आई के मरने का इंतजार कर रहे थे 14 साल से। 14 साल तक बस वो एक ही सोच में थे
कि उनका परिवार कैसे उनके पास वापस आ जाए, और वो औरत अब जाकर आई है उनकी जिंदगी में। तुम नहीं समझ पाओगे। तुम ये भाई बहन की बहस बाद में भी कर सकते हो, पहले ये बताओ कि वो औरत कौन है। ये तो नहीं पता सर, लेकिन करीबन 4 महीने पुरानी बात है। विवेक, मैं तुम्हारा दूध यहाँ रख रही हूँ और टाइम से पी लेना। हाँ। सर, कल मैं आधा घंटा लेट आऊंगी, वो अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। कोई बात नहीं। ठीक। बेटा, मैं सोच रहा था कि ये नफीसा कब तक तुम्हारा ख्याल रखेगी? क्या करें बाबा? बेटा, करना क्या है, क्यों ना इस घर में किसी ऐसे को लाया जाए जो तुम्हारा ख्याल रखे, हम दोनों को वक्त पर खाना दे सके, जिसके आने से इस घर में रौनक आए। आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। कौन है वो? मिलवाइए ना मुझे। वक्त आने पर जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन अफसोस, बाबा की किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा था। और इस दूसरी शादी के बारे में आपको किसने बताया सरता जी? हमें भी विवेक ने ही बताया सर। सर, अगर 16 साल पहले कुछ नहीं हुआ होता तो विष्णु की बीवी उसे छोड़ के क्यों जाती? कुछ भी हो सकता है सावंत, ये केस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सबसे पहले ये पता करो कि वो औरत कौन थी जिससे विष्णु शादी करने वाला था। विष्णु का ऑफिस, मोबाइल, घर सब चेक करो। विष्णु किसी से शादी करने वाला था, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? शादी? नहीं सब, ज्यादा तो नहीं पता है, पर विष्णु को मैंने देखा था किसी औरत के साथ बात करते हुए, 1-2 बार देखा था। औरत? अच्छा, क्या क्या बात करता था, कुछ सुना आपने? वो तो नहीं सुना सर। अच्छा, सुना नहीं तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वो कैसे बात कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ और, कुछ अजीब सा लगा होगा आपको? साहब, उस औरत से तो नहीं हुआ लड़ाई झगड़ा। हाँ, पर 15-20 दिन पहले एक आदमी आया था, विष्णु ने कहा वो उसका बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ जरूर कुछ हुआ था साहब। विष्णु गाड़ी में खड़ा, छोड़, पागल हो गया क्या? कौन था ये? दोस्त है पुराना, 16-17 साल पुराना। नाम जानते हो उसका? नहीं साहब। चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो? जी हाँ साहब। कह रहे कोई भीख नहीं मांगी थी जो 50,000 भेजा है तूने? 2 लाख मांगे थे ना मैंने? मेरे पास 50,000 ही थे। मेरे पास तेरा राज है, बोल दो पुलिस को जाके। नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। कल फोन करता हूँ, कहीं से भी बाकी के पैसे अरेंज कर। सर, यह है विष्णु के 16 साल पुराने दोस्त का स्केच। सर, वैसे एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? ये देखिए सर, विष्णु की मेडिकल हिस्ट्री, ये उसके ऑफिस से हमें मिली है। 15 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट। विष्णु HIV पॉजिटिव था। HIV पॉजिटिव? हाँ सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर विष्णु HIV पॉजिटिव था तो वो शादी क्यों करना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस औरत से विष्णु शादी करना चाहता था उस औरत को विष्णु से HIV हो गया और ये बात उस औरत को पता चल गई हो, इसलिए उसने विष्णु को मरवा दिया हो? ये विष्णु जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। स्केच को सर्कुलेट करो, पता करो ये आदमी कौन है। सर, HIV पॉजिटिव? जी। देख लिया बाबा का असली रंग। इस उम्र में भी ये सब। उम्र नहीं है, शरीर की जरूरत है। और उनकी पार्टनर को HIV पॉजिटिव होगा ये बात उन्हें नहीं पता होगी। तुझे क्या टोटका कर दिया बाबा ने? तुझे सब ठीक लगता है? इसे पहचानते हैं आप लोग? आपके बाबा का बहुत पुराना दोस्त है। जी, हम इसे नहीं पहचानते। थैंक यू साहब। बुढ़े के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और थे। मतलब? बुढ़ा अपनी जिंदगी में बहुत रंगीन था, यहाँ के टॉप रेड लाइट इलाके का डेली कस्टमर था। ठीक है, तुम जाओ। हाँ सर, एक बात पता चली है, विष्णु अक्सर रेड लाइट एरिया में जाता था। सर, हो सकता है एड्स की बीमारी उसे वहीं से हुई हो। ठीक है सर। मेरे को काय को लेके जा रहा है? कोई कायदा कानून भी है कि नहीं? कानून क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू यहाँ की लीडर है, फिर भी मुंह नहीं खोल रही है। पुलिस स्टेशन चल, वहाँ पे मुंह खोलेगा तेरा। ले चलो इसे। अरे साहब, बताती है, मैं आता था, हमारा रेगुलर कस्टमर था वो। ये आदमी HIV पॉजिटिव था। तुम्हारे यहाँ की सारी लड़कियों के HIV टेस्ट किए जाएंगे। सारी लड़कियों के क्यों? वो तो सिर्फ
फरा के साथ सोता था? फरा को बुलाओ। अरे साहब 1 महीना पहले लेकर गया वो फरा को, पूरे 2 लाख दिए थे मेरे को। लगभग 1 महीने पहले बाबा ने अलमारी से पैसे निकाले थे, उसमें करीबन 500 के 4 गड्डियां थी। क्या शादी करने वाला था वो उससे? क्या मालूम साहब, शादी मनाने को ले गया या फिर ऐश करने को। मेरे को मेरा पैसा मिला, मैंने जाने दिया। अभी कहाँ रहती है फरा? नहीं जानती। तो उसका फोन नंबर? अरे साहब यहाँ से जाने के बाद कोई अपना पुराना नंबर चालू रखेगा क्या? फरा का कोई फोटो और उसका पुराना नंबर दो मुझे। हे बक दिनेश, 2 घंटे और 1 लाख, आसमान नीचे कर या जमीन उल्टा पलट, जो करना है कर, लेकिन 2 घंटे में अगर मेरे हाथ में 1 लाख रुपए नहीं हुए ना तो तेरे हाथ में हथकड़ी होगी। कहाँ से लाऊं? तुझे बोलना है ना पुलिस को, जा बोल दे जा। तू बताएगा तो तू भी ब्लैकमेलिंग के केस में फंसेगा। जा बता दे। और सुन, अब यहाँ फोन मत करना। जो केस शुरू में पारिवारिक मनमुटाव और रंजिश की वजह से हत्या का केस लग रहा था, उसमें अब शारीरिक रोग, मन की विकृति और गहरे राज के रंग उभर कर सामने आ रहे थे। विष्णु एक ऐसे रोग से पीड़ित था जो शायद उसे फरा नाम की किसी लड़की से मिला था। फरा से विष्णु का नजदीकी रिश्ता था। क्या इस रिश्ते के मुखौटे के पीछे कोई ऐसी बात थी जो विष्णु की मौत की वजह बनी? और 16 साल पहले विष्णु के साथ जो हुआ उसे पुलिस को बताने की बजाय भुवन उस राज को राज रखने के लिए दिनेश राणे को धमका रहा था। क्या विष्णु ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? और अगर हाँ तो क्यों? क्या था ये राज? सर, विष्णु इसी लड़की के साथ रेड लाइट एरिया से निकला था और लगभग 1 महीने से इस लड़की का पुराना नंबर बंद है। और सर, विष्णु ने पूरे 2 लाख रुपए की कीमत चुकाई थी इस लड़की के लिए। सर, हो सकता है कि इसी लड़की की वजह से विष्णु को HIV हुआ हो। ये भी तो हो सकता है कि विष्णु को पहले से HIV हो और इस लड़की को विष्णु की वजह से HIV हुआ हो, और इस लड़की को इस बात का पता चल गया हो और इसलिए इसने विष्णु को मरवा दिया हो, या इसके किसी खास आदमी ने विष्णु को मार दिया हो। सर, साकीनाका थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि ये स्केच वाला बंदा अंधेरी का फेमस रियल एस्टेट एजेंट है। सर, इसका नाम दिनेश राणे है और ये है इसका नंबर। फौरन से फोन लगाओ सर, अगर इसने कुछ गड़बड़ की होगी तो फोन पक्का स्विच ऑफ होगा। हेलो, दिनेश राणे जी आप कौन? जी मैं सब इंस्पेक्टर सावंत बोल रहा हूँ। विष्णु की मौत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, विष्णु का नाम सुनते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। फौरन उसके घर चलते हैं और एरिया की नाकाबंदी करते हैं। सर, ठीक है ना सर, हमसे बात करते समय लास्ट लोकेशन के हिसाब से दिनेश राणे अपने घर पे ही था और तब से फोन बंद है। मैं जानता हूं कि आपसे बात करने का सही समय नहीं है, मगर आप मुझे बता सकती हैं कि आपके हस्बैंड दिनेश राणे किसी विष्णु दामले को जानते थे? दोनों पुराने दोस्त थे, सालों से नहीं मिले थे, लेकिन 2 दिन पहले ही। ये रात को पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं आप? ये विष्णु खुद तो मर गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। कौन हो, आपका दोस्त? दोस्त नहीं, दुश्मन था मेरा। आपने कभी पहले भी इन्हें इतने पैसे घर से ले जाते हुए देखा है? हाँ सर, पिछले महीने भी एक रात को किसी को 1 लाख रुपए देने गए थे। एक घर देखने जा रहा हूँ वलसाड़ में, तुम्हारे फोन पे फोटो भेज देता हूँ, अच्छी लगे तो बता देना, टोकन देके 2 दिन में आ जाऊंगा वापस। सुनो, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो? अरे यार समझा करो, उधार लिए किसी से। सर, पिछले कई दिनों से दिनेश को भुवन के रोज कॉल आ रहे थे और पिछले महीने भी भुवन ने उसे कॉल किया था। कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है सर। केस आईने की तरह साफ है। भुवन ने हमसे झूठ बोला कि वो दिनेश को नहीं जानता। उठा लो उसे, थाने में अच्छे से कूटेंगे तो सारे राज उगल देगा। सर, तुम अंदर जाओ, तुम उधर चेक करो, पूरा घर छान मारो। अरे क्या हुआ? भुवन कहाँ है? तुम्हारा पति भुवन कहाँ है? आधे घंटे पहले वलसाड़ के लिए निकला है। कदम, सारे चेक ना के इन्फॉर्म करो। मूव। सर, पर कुछ किया है क्या उसने? हाँ, उसकी वजह से किसी ने सुसाइड किया और शायद तुम्हारे बाबा के मर्डर में भी उसी का हाथ है। इसे जानती हो?
भुवन का जैसे ही कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करना, नजर रहेगी तुम लोगों पे। भुवन ने भी वही किया जो बाबा ने किया। एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। सोच समझ के मुंह खोलना और जो भी बोलना सच बोलना, वरना जबान निकाल लूंगा तेरी। मैं उन लोगों का कोई राज नहीं जानता था साहब। नहीं जानता था? नहीं। हाँ? नहीं जानता था? नहीं जानता था? तेरी जन्म कुंडली है हमारे पास, मरने से पहले उसने तुझे ही फोन किया था ना। बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। कुछ एक महीने पहले एक बार पे अचानक मेरी ससुर जी से मुलाकात हुई थी। अबे बाबू बस नहीं नहीं नको नको। क्या बात है, जीत का जश्न मना रहे हैं या हार का गम? हार और जीत का फैसला तो तभी होता है जब खेल पूरा होता है। यहाँ तो जिंदगी का खेल आधे में खत्म हो रहा है। मैं सोचा था सरिता को मना लूंगा, पर किस्मत के साथ वक्त ने भी हाथ छोड़ दिया है। ऐसा क्या किया है आपने जो वो लोग आपसे इतना नाराज है? सरिता तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पाप किया है मैंने, प्रायश्चित करना चाहता हूं, लेकिन अभी प्रायश्चित करने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहूं तो सारा प्रायश्चित एक बार में कर लूं, दीना की वजह से नहीं कर सकता। दीना? कौन दीना? दिनेश राणे मेरा दोस्त। हाँ, फैमिली वाला आदमी। मेरी वजह से फुकट में ये पुलिस के जंजाल में फंस जाएगा। ऐसा किया क्या था आपने? ये रात मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। क्या नाम बताया था? दिनेश राणे। छोड़ो, अच्छा है बार यहाँ पे। ये आपने वो पेंट देखा है वहाँ पे? मतलब ऐसा कहीं पर देखने नहीं मिलता ऐसा। विष्णु जी ने मुझे कोई राज नहीं बताया साहब, पर मुझे इतना पता चल गया था कि कुछ राज तो है, इसलिए मैंने उनके मोबाइल से दिनेश राणे का नंबर लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। विष्णु याद है तुम्हारा दोस्त? उसने मुझे तुम्हारा 16 साल पुराना राज बताया है। कुछ याद आया? क्या? प्लीज किसी को कुछ मत बताना। क्या चाहते हो तुम? राज को राज रखने की कीमत पूरे 1 लाख रुपए। मुझे लगता है विष्णु जी और दिनेश राणे ने किसी का मर्डर किया था साहब। अच्छा, तो तूने विष्णु का खून क्यों किया? नहीं साहब, मैंने नहीं किया उसका मर्डर। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए साहब। उस रात को मैं घर पर ही था। आप किसी से भी पूछ लो चाहे तो। सर भुवन सही कह रहा है, मर्डर वाले दिन फोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने घर पे ही था। शायद सरिता भी सच कह रही है कि विष्णु ने किसी का मर्डर किया था, वरना दिनेश भुवन को इतने पैसे क्यों देता और खुद सुसाइड क्यों करता? 16 साल पहले जरूर कुछ बड़ा हुआ था। दीदी पानी देना। अरे दीदी! 16 साल पहले तुम्हारे बाबा ने एक पाप किया था, जिसकी वजह से उनके दोस्त दिनेश राणे ने सुसाइड कर लिया है। कहीं वही पाप तुम्हारी बहन के सुसाइड अटेम्प्ट का कारण तो नहीं बना? मैं मानता हूं कि मेरे बाबा ने मर्डर किया था। आय की मालकिन थी वो, दमयंती पवार, पर मेरे बाबा पापी नहीं थे सर। लगभग 1 साल पहले की बात है, मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया था। ये तुम्हारा दूध। थैंक यू बाबा।
पर ये तुम्हारे मेहनत की पहली कमाई। अरे पकड़ो। हाँ बाबा एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको भी मेहनत की कमाई अच्छी नहीं लगती? क्यों लाए आप ऐसी पाप की कमाई घर के अंदर? क्या ही को आपको छोड़ के जाना पड़ा? 16 साल पहले की बात है बेटे। मैं भटका हुआ था, दारू की लत लग गई थी मुझे। इस बीमारी ने तुझे तो तकलीफ दी पर मुझे बहुत मजबूत बना दिया। तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, मैं नौकरी करने के लिए तैयार था। तुलसी कह रही थी कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। मैं भी कई दिनों से एक बंदे को ढूंढ रही हूँ, मुझे काम करवाना है, तुम करोगे? होए, क्या काम क्या है? मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी, और ऐसे में ये सब मेरे बेटे को पता लगा तो और ज्यादा कर्ज लेकर मेरा इलाज करेगा। मालकिन लेकिन इलाज से आप ठीक हो जाएंगे ना? अब उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब तू ना तू मुझे मार दे। मालकिन तो अगर मुझे मार देगा ना, मेरे इंश्योरेंस के पैसे मेरे बेटे को मिल जाएंगे और उसकी सारी परेशानी मेरे मरने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो बस मुझे मार दे। नहीं मालकिन, मैं आपका खून नहीं कर सकता मालकिन। तो खून नहीं कर रहा, बल्कि मुझे इस दर्द से निजात दिलवा रहा, मुझे मुक्ति दिला रहा है। उस वक्त जब मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। वो बहुत तकलीफ में थी, उसका बेटा कर्ज में डूबा हुआ था और मुझे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी बेटा। अगले दिन अपने एक दोस्त के पास से मैंने एक बंदूक ली। मैंने मार दिया उसे। मरने से पहले उसने मुझे बोला था कि अलमारी में कुछ पैसे और जेवर रखे हैं, मेरे इस काम के बदले में मुझे लेने थे। खून करने के बाद मैं दोस्त के घर गया, उसने बंदूक ठिकाने लगाई, आधे पैसे मैंने उसको दे दिए। फिर मैं अपने घर आया, तेरी आई को ये बात बताई तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई अपना खून करवा सकता है। मुझे खुद को पोलियो है सर, और मैंने कितनी बार चाहा कि मुझे मेरे शरीर से मुक्ति मिल जाए, मगर मैंने आपको ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात पर। 16 साल पहले उस औरत को बीमारी थी तो उसका मर्डर हो गया। अब तुम्हारे बाबा बीमार थे तो उनका भी मर्डर हो गया। ये 16 साल पुरानी कहानी अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रही है ना? विष्णु की मौत से ज्यादा उसकी जिंदगी रहस्यमय थी, और ये रहस्य उसने सिर्फ विवेक को बताया था। और विवेक के मुताबिक 16 साल पहले उसके पिता ने जो हत्या की थी वो एक मर्सी किलिंग थी, और उसे खुद दमयंती बजाज ने करवाया था। क्या यही वो 16 साल पुराना राज था जिसकी वजह से विष्णु का परिवार बिखर गया था? क्या दिनेश ने आत्महत्या की थी, या फिर ये भी विवेक की सोची समझी चाल थी अपने नाम से शक की सुई दूर हटाने की? सर ये दमयंती पवार की फाइल, मैंने फाइल चेक की लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सर। सर वो विष्णु दामले की प्रेमिका फराह सैयद खुद पुलिस स्टेशन आई है। फराह सैयद? जी सर। अंदर बुलाओ सर। साहब न्यूज़पेपर से पता चला कि विष्णु का खून हो गया है। विष्णु आपसे शादी करना चाहता था? जी साहब। तब तक की क्यों नहीं? पता नहीं साहब क्यों नहीं की। विष्णु ने जब आपको पैसे देके रेड लाइट एरिया से निकाला तो उसके बाद क्या हुआ? साहब वो मुझे एक जगह लेकर गया जहाँ 2 दिन तक मैं कमरे में बंद थी, और हाँ साहब वो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया था जहाँ मेरे खून की जांच कराई थी। 2 दिन बाद जब वो लौट कर आया तो उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा विवेक राजी नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया साहब, और उसने मुझे फ़ोन करने को भी मना किया था। फराह, क्या आपको मालूम है कि विष्णु HIV पॉजिटिव था? क्या? नहीं साहब, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमें तुरंत आपका HIV टेस्ट कराना होगा कि विष्णु से बीमारी आपको न लग गई। सर फराह का HIV टेस्ट नेगेटिव आया है। नेगेटिव? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से विष्णु ने फराह से शादी नहीं की थी? सर क्या सच में कोई इंसान किसी के लिए इतना कर सकता है? कर सकता है अगर प्यार सच्चा हो तो, लेकिन ये विष्णु आदमी अच्छा था या बुरा ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सावंत,
16 साल पहले विष्णु ने जो मर्डर किया था उससे जरूर कोई क्लू मिल सकता है। दमयंती केस, हमें दमयंती केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना होगा। इस केस की फाइल मैंने देखी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दमयंती को ब्रेन ट्यूमर था, लास्ट स्टेज। आपने इस पर गौर किया? नहीं, हमें लगा कि यह हत्या लूट की वजह से की गई। तो जो पहले से ही मरने वाला हो उसे मारने की प्लानिंग भला कोई क्यों करेगा? और जिस किसी ने भी ये लूट की है या उसके बाद उसकी हत्या की है वो कभी पकड़ा नहीं गया। पकड़ा तो जा सकता था मगर उसकी भी हत्या हो चुकी है। कौन था वो? दमयंती की मेट तुलसी का हस्बैंड विष्णु। आपने कभी विष्णु से बात की? इस मेट से तो हमने पूछताछ की थी और काफी टाइम तक ये हमारी सस्पेक्ट भी थी, लेकिन इसके हस्बैंड से हमने कभी पूछताछ नहीं की। शक करने का कोई कारण ही नहीं था क्योंकि बाहर का आदमी था। सर, ये विष्णु के मर्डर का केस दमयंती के केस जैसा तो नहीं हो सकता है सावंत। हम घर वालों को तो खंगाल चुके हैं, बाहर वालों की बारी है। नफीसा और उस भाई पर नजर रखो, उनके कॉल डिटेल्स, लोकेशन सब निकालो। ओके सर, विष्णु के घर की बाइक के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल से तो कुछ भी पता नहीं चला, पर मर्डर वाली रात विवेक की केयरटेकर नफीसा एक नंबर के काफी कांटेक्ट में थी। मैंने उस नंबर की लोकेशन डिटेल चेक की तो पता चला कि वो नंबर मर्डर वाली रात विष्णु के घर के इलाके में ही कहीं एक्टिव था। पता करो ये नंबर अभी कहाँ एक्टिव है। सर, सुनिए, ये असलम का घर किधर है? ये क्यों मारा विष्णु दामले को? क्यों मारा? सर, हमने जानबूझ के नहीं मारा उनको। नफीसा, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को इंश्योरेंस की 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये तब हो सकता है जब मेरी मौत हो, लेकिन मैं तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता और नहीं मैं सुसाइड कर सकता हूँ। ये तब पॉसिबल है जब मेरा मर्डर होगा तो तुम लोग मेरा खून करोगे। सर, पर अगर हम दोनों फंस गए तो? 16 साल हो गए, मैं नहीं फंसा तो तुम लोग क्या फंसोगे? देखो, यही अच्छा मौका है। विवेक वर्कशॉप के काम से बाहर गया है, कोई आई विटनेस नहीं होगा। अलमारी में 2 लाख रखे होंगे, वो लेकर चले जाना। और हाँ, जाते वक्त घर का सारा सामान जो है बिखेर देना ताकि लोगों को लगे कि चोरी के इरादे से मर्डर हुआ है। मुंह बंद कर मेरा, मुंह बंद कर मेरा। साहब, ये सब उनकी मर्जी से हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है साहब। तुम्हारी कोई गलती नहीं है? हाँ, मर्डर किया है तुम लोगों ने और मर्डर करना एक क्राइम है। जब जिंदगी दे नहीं सकते तो ली कैसे तुम लोगों ने? अब यही जेल की हवा खाओ और सोचो क्या गलती की थी। सरिता जी, नो डाउट आपके बाबा एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुतों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर अच्छे मकसद का रास्ता भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अफसोस कि कानून की नजर में वो सिर्फ एक खूनी है, और क्योंकि अपना खून भी उन्होंने खुद करवाया इसलिए उनकी इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए तुम्हें नहीं मिल सकते। विवेक, नहीं चाहिए सर 25 लाख रुपए, उससे कीमती चीज मेरे बाबा ने मेरे को दी। मुझे जीना सिखाया, मुझे हौसला दिया अपने पैरों पे खड़े रहने का। नहीं चाहिए कुछ।